गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज मैं लाइट ऑप्टिक्स का 17th क्लास लेने जा रहा हूँ। स्टूडेंट से मेरा अनुरोध है, अपील है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वे पूरे वीडियो को देखें। ऐसा नहीं कि 5 मिनट देख करके ऑफ कर दीजिए। अगर डिप्लोमा में चुनाने की ख्वाहिश आप रखते हैं तो इसके शुरू से अंत तक वीडियो को अवश्य देखें। तो देखिए, अब मैं शुरू कर रहा हूँ। फोटोग्राफिक कैमरा के बारे में आप लोग जो है से जानते हैं, जिससे फ़ोटो खींचा जाता है। देखिए, यही जो है से फोटोग्राफी के कैमरा है। तो यहाँ पर देखिए, यह जो है से डायफ्राम है, मतलब कि होल है, छिद्र है। मान लिया कि यह कोई व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति से जो है से क्या प्रकाश की किरण चलेगा, इसका फ़ोटो खिंचाएगा। मान लिया कि यह ऑब्जेक्ट जो है, यानी यह वस्तु, यानी कहने का मतलब कि यह व्यक्ति जो है से डी डिस्टेंस पर है, और इसमें जो है से जो इंटर कर रहा है वह पी कैंडला का लाइट, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी जो लाइट को दिया गया है, आरोपित किया गया है, उसका इंटेंसिटी ऑफ लाइट पी कैंडला है। और इस होल का एरिया डायफ्राम, जो डायफ्राम है जिसको हम होल कह रहे हैं, तो एरिया ऑफ द डायफ्राम जो है, मान लिया क्या है, ये है। एरिया ऑफ डायफ्राम क्या है, ये है। और फोटो, करेक्ट फोटो जो है से खींचने में टी टाइम लगता है, और इसका एरिया जो है से ये है, और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का जो है से डी है। और पी क्या है, तो पी जो है से प्रकाश की तीव्रता है। पी आपका जो है से तीव्रता है, प्रकाश की तीव्रता। यह जो है से आपका ज्योति तीव्रता है, कहिए। तो देखिए, ऐसा होता है क्यू प्रोपोर्शनल ए, यानी कहने का मतलब है, क्यू का मतलब है कि क्वांटिटी ऑफ लाइट इंटरिंग इन कैमरा, यानी वह प्रकाश की वह मात्रा जो कैमरा में प्रवेश कर रहा है। तो कैमरा में प्रवेश कर रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर होल ज़्यादा रहेगा तो कैमरा में जो है प्रकाश की मात्रा जो इंटर करेगा, क्वांटिटी ऑफ लाइट जो इंटर करेगा, वह ज़्यादा होगा। इसलिए क्यू प्रोपोर्शनल ए, यानी क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी क्वांटिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द डायफ्राम, यानी एरिया ऑफ द होल, यानी होल के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, नो एक्साजिरेशन, कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि यह स्पष्ट है। कोई भी लड़का समझ सकता है, कोई भी व्यक्ति जो है से समझ सकता है कि अगर इसका एरिया ज़्यादा होगा, होल का एरिया ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा लाइट इंटर करेगा, यानी क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। क्यू जो है से एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वह एरिया होल का एरिया है, डायफ्राम का एरिया है। अब देखिए, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू टी लिखे हैं। टी का मतलब है टाइम टेकन है, यानी कि फ़ोटो खींचने में जो है से लिया गया समय है। तो यह जो है से फ़ोटो खींचने में लिया गया समय का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही क्यू होता है। और क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, यानी कि ज्योति तीव्रता, यानी इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ लाइट। और इसके बाद जो है कि इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है से डी है, इस कैमरा से इस व्यक्ति की दूरी डी है। तो यह क्या है कि 1/d² के प्रोपोर्शनल होता है, यानी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि यह यहाँ पर अगर कहा जाए कि क्या यह वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, यानी इन्वर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मतलब हो गया कि डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्स। तो देखिए, क्यू तो डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्स, यानी उल्टा है कि नहीं, कि यहाँ पर हम कह सकते हैं ना कि क्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/d², यानी कि डिस्टेंस के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। अगर इस सब को हम मिलाएं, कंबाइनिंग दिस एंड दिस, अगर सब को हम कंबाइन करें तो इस तरह से मेरा जो है से एक फार्मूला जो है से प्राप्त हो जाता है।
Q बराबर KATP/d², जहाँ K जो है से आपका कांस्टेंट है। और इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि A क्या है, तो एरिया ऑफ डायफ्राम है, एरिया ऑफ होल है, T आपका टाइम टेकन है, और P आपका क्या है, तो P आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी है यानी ज्योति तीव्रता है, और D आपका क्या है, तो जिस वस्तु का फोटो आप खींच रहे हैं उसकी वह दूरी है, तो d²। तो इस तरह से Q इक्वल टू क्या आ गया, KATP/d²। अब इस पर जो है से कुछ न्यूमेरिकल्स की चर्चा करते हैं, जिसको आप जो है से आराम से बना दीजिएगा। अगर ये आपको जो है से ध्यान में है तो इसको जो है से आप आराम से बना दीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन के क्या चर्चा कर रहे हैं कि एक कैमरा के डायफ्राम की त्रिज्या जो है से 5 सेंटीमीटर है, माने इस होल की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु का फोटो लेने में 10 सेकंड लेता है। यदि त्रिज्या को 2.5 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो फोटो लेने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पर चर्चा कौन से का है, टाइम का चर्चा है, और इसके बाद जो है से देखिए ये रेडियस का चर्चा है यानी त्रिज्या का चर्चा है। तो रेडियस का संबंध किससे होता है, तो रेडियस का संबंध आपको एरिया से आ जाएगा। तो एरिया, यह होल जो है, यह डायफ्राम जो है सो देखिए बिल्कुल सर्किल जैसा है। तो सर्किल जैसा है तो इसका मतलब है कि ये जो ये है, तो ये का मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं ना कि ये का मतलब πr², ये का मतलब क्या πr²। तो यहाँ पर जो है से क्या आपको दिया है, तो r1 दिए हुए है, तो ठीक है r1 बराबर लिख दीजिए। r1 बराबर आपको क्या दिए हुए है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिख दिया। इसके बाद जो है से फोटो लेने में टाइम दिया हुआ है t1, तो t1 बराबर आपका जो है से 10 सेकंड है। फिर इसके बाद क्या है r2 बराबर, तो r2 बराबर 2.5, तो इसको 5/2 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो इसके बाद जो है से क्या आपसे पूछ रहा है, t2 पूछ रहा है, तो बिल्कुल इस पर रख दीजिए। इस पर अगर आप रख दीजिएगा तो आपसे जो है से बन जाएगा k है, k a है, तो a के जगह पर क्या लिखिएगा πr², तो πr1² ऐसे कर दीजिए। इसको t1 लिख दीजिए, इसको p1 लिख, क्या है p के चर्चा ही नहीं है तो p छोड़ दीजिए। अब बाई क्या है d² है, तो d के चर्चा नहीं है तो d² लिखिए। d का इस क्वेश्चन में चर्चा ही नहीं है, p का चर्चा नहीं है। अब इधर फिर लिखिए, इसी तरह का लिख दीजिए, तो k लिखिए, a लिखिए, और यहाँ r2 का स्क्वायर दे दीजिए। अब p का चर्चा इसमें नहीं है, यानी प्रकाश की तीव्रता का चर्चा नहीं है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के चर्चा नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। आप बाई क्या d² लिख दिए, मैंने d के चर्चा नहीं है। तो मिला जुला के ये सब तो कट गया, तो देखिए ऐसे हो गया, ये सब तो कट ही गया। तो कट गया तो एक बाद जो है से सिर्फ बच गया, जो यहाँ पर जो है से क्या छूट गया है, यहाँ पर जो है से t2 छूट गया है, t2 आई क्या है p है। तो देखिए ये भी तो कट ही गया। तो देखिए जो बच गया, तब बच गया, क्या बच गया, a है ना, तो a के जगह पे क्या लिख दीजिएगा, k है, अब पाई है, a था तो a के जगह पर पाई r2² लिख देते हैं, r2², तो ये कट गया इससे। तो देखिए ऐसा है, देखिए सब ध्यान से देखिए, k है तो k है, a है तो a का मतलब क्या, a का मतलब πr², तो πr1² लिख देते हैं। t है तो t1 लिख देते हैं, चूँकि टाइम है पहले का टाइम। अब p का चर्चा नहीं है, यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं है, तो p लिख दिए। d² है, d का चर्चा नहीं है तो d² लिख दिए। यहाँ k पाई है, r2² t2 है, p है, d² लिख दिए, सब कट गया। अब जो है से मान रख दीजिए r1², तो r1 देखिए तो ये क्या आ जाएगा 5 × 5, ये क्या आ जाएगा इंटू t1, तो t1 का मान आपको 10 सेकंड है, तो 10 सेकंड बराबर आइए r2², तो r2 दिया हुआ है तो 5/2 है, इंटू 5/2 ऐसा लिख दिया। और t2 है तो t2 का मान तो आपको निकालना खुद है। तो देखिए ये 5 5 2 ठो है, तो इससे ही कट गया, तो 2 दूनी 4, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा,
तो T2 का मतलब आपको क्या आ जाएगा, T2 बराबर आपको आ गया 10 चौका 40 सेकेंड। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए एक दूसरे क्वेश्चन के चर्चा कर रहे हैं जो बिल्कुल जो है से इसी फार्मूला पर आधारित रहेगा। एक कैमरा से कोई व्यक्ति जो है, व्यक्ति का मतलब वस्तु समझिए या व्यक्ति कहिए, एक कैमरा से वस्तु दूरी यानी व्यक्ति की दूरी 2 मीटर है और प्रकाश की तीव्रता जो है यानी ज्योति तीव्रता जो है से 50 कैंडला का यूज किया जाता है। फोटो खींचने के लिए 50 कैंडला लाइट का यूज करते हैं। यदि प्रकाश तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी को 100 कैंडला कर दिया जाए तो सही फोटो खींचने के लिए वस्तु दूरी क्या होगा, यानी कि वस्तु को यानी व्यक्ति को कहाँ खड़ा होना पड़ेगा ताकि उसका करेक्ट फोटो यानी सही फोटो आ सके। फिर से समझिए, एक कैमरा से जो है से 2 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति जो है से खड़ा है और फोटो उस व्यक्ति का फोटो खींचने के लिए जो प्रकाश का यूज किया जा रहा है, जो लाइट का यूज किया जा रहा है, उसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता जो है से 50 कैंडला है। तो कह रहा है कि जो प्रकाश का यूज किया गया उसका ज्योति तीव्रता जो है से 50 कैंडला है। अगर ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी को 100 कैंडला कर दिया जाए, यानी अगर लाइट को बढ़ा दिया जाए, तो करेक्ट फोटो यानी सही फोटो खींचने के लिए उस व्यक्ति को कैमरा से कितना दूर पर खड़ा रहना पड़ेगा। मान लिया कि इस तरह का क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें जो जो चीज़ दिए हुए है तो उसको जो है से क्या क्या दिए हुए है वही नहीं होगा तो डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि जो आलतू फालतू है तो वो तो कट ही जाता है। तो देखिए इसमें चर्चा कौन सी का है, तो सबसे पहले उसको लिख दीजिए 2 मीटर की दूरी पर है। तो 2 मीटर की दूरी पर है तो आइए D1 बराबर कितना है 2 मीटर। अब P1 बराबर क्या है, जो लाइट यूज किया गया तो ये 50 कैंडला है, 50 CD लिख दिए। फिर क्या है कि दूसरी बार में जो है से P2 बराबर 100 कैंडला लाइट का यूज किया जा रहा है। तो कह रहा है कि D2 यानी वस्तु को यानी व्यक्ति को कहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। तो देखिए डॉट डॉट लिख दिए, इस तरह का लिख दिए। तो अब जिसका जिसका चर्चा है वही वाला के डायरेक्ट लिख दीजिए। तो देखिए ए है तो ए का चर्चा नहीं है, टी है टी का चर्चा नहीं है, पी का चर्चा है तो पी का चर्चा है तो लिख दीजिए P1। अब बाई क्या लिख दीजिएगा, डी का चर्चा है तो डी का चर्चा है तो D1 स्क्वायर लिखिएगा बराबर P2। अब बाई क्या लिख दीजिएगा, D2 के स्क्वायर कर दीजिएगा। तो P1 के जगह पर जो है से मान दे दीजिए। तो P1 का मान क्या दीजिएगा 50। तो 50 बाई क्या लिख दीजिएगा 2 के स्क्वायर बराबर क्या दे दीजिएगा, तो P2 है तो P2 का मान जो है से क्या लिखिएगा 100 और D2 के स्क्वायर है तो D2 के स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए। 50 से काट दीजिए, 50 दूनी 100 कट गया। अब इसके बाद जो है से D2 तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए तो D2 के स्क्वायर निकाल दीजिए। तो D2 के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 है और 4 दूनी 8 आ गया। तो D2 बराबर अगर निकालिएगा तो इसलिए D2 बराबर आप निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। और 2√2 कौन सी में आएगा, तो चूंकि यह मीटर में था इसलिए मीटर में यह आंसर आएगा। अब इसी आप गुना कर सकते हैं 1.414 मीटर। तो गुना कीजिएगा तो आ जाएगा क्या 4 दूनी 8 और 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 आ जाएगा तो 2.828 मीटर। इतना दूर पर अगर वस्तु रहेगा, इतना दूरी पर अगर व्यक्ति है तो उसका सही फोटो जो है सही से कैमरा से आ सकेगा। देखिए एक तीसरा क्वेश्चन के चर्चा कर रहे हैं जो बिल्कुल इसी फार्मूला पर आधारित रहेगा। एक कैमरा के डायोफ्राम की त्रिज्या जो है से 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसमें जो है से चर्चा कौन सी के किए हुए हैं R1। तो R1 बराबर क्या है 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद जो है से जो फोटो खींचने में जो प्रकाश को यूज किया गया उसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता 50 कैंडला है। तो P1 बराबर लिख दीजिए 50 कैंडला 50 CD। अब इसके बाद क्या है कि यदि वस्तु दूरी यानी जिस व्यक्ति का फोटो खींचा जा रहा है उसकी दूरी को अगर 2 मीटर कर दिया जाए, यानी कि R2 का मान जो है
यदि वस्तु दूरी नहीं, वस्तु दूरी भी दिया हुआ है, तो वस्तु दूरी कितना है आपको 2 मीटर है, तो यानी कि D1 का मान क्या है 2 मीटर है आपका। चलिए इतना दिया हुआ है। फिर आइए और आइए, तो फोटो खींचने में 10 सेकंड का समय लगता है। एक चीज़ और दिया हुआ है T1, फोटो से खींचने में कितना टाइम लगता है 10 सेकंड का टाइम लगता है। तो फिर आइए इसके बाद क्या कर रहा है, यदि त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या माने दूसरा त्रिज्या आ गया R2, तो R2 बराबर क्या लिख दिया, 2.5 का मतलब 5/2 लिख दिए। प्रकाश की तीव्रता यानी P2 बराबर क्या है 100 कैंडला कर दिया, 100 कैंडला कर दिया है। और वस्तु दूरी यानी D2 का मान क्या कर दिया है 4 मीटर कर दिया है। तो कह रहा है कि टाइम फोटो खींचने में जो है से कितना टाइम लगेगा। तो बिल्कुल जो है से इस पर रखिए, किसका किसका चर्चा है, तो लगभग सबका चर्चा है। तो सबका चर्चा है, ए का मतलब यहाँ ए का मतलब समझ जाइएगा πr स्क्वायर, यानी आर का चर्चा है। तो आर का चर्चा है तो उस पर रखिए। तो यहाँ पर क्या रखिएगा के पाई और R1 स्क्वायर हो गया एक जगह पर, और T1 आई P1 हो गया। अब बाई क्या लिख देंगे D1 स्क्वायर। इधर आइए, के ए है, ए के जगह पर क्या लिख देंगे πr2 स्क्वायर लिखेंगे, πr2 स्क्वायर। फिर T2 लिख देंगे, और फिर इसके बाद जो है से P2 लिख देंगे, अब P2 बाई क्या लिख देंगे D2 स्क्वायर। अब सारा मान जो है से इसमें रख देंगे, मेरा रिजल्ट जो है से आ जाएगा। तो देखिए के और पाई जो है से कट गया। अब R1 स्क्वायर, तो R1 बराबर देखिए 5 है, 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर बना रहे हैं 5 × 5 लिख दे रहे हैं इसको, इंटू T1 है। तो टाइम फोटो खींचने में कितना टाइम लगता है 10 सेकंड का समय लगता है, तो 10 इंटू P1 है, कितना कैंडला का लाइट यूज किया गया, तब 50 कैंडला का, तब 50 देखिए लिख दिए इसको। अब बाई D1 स्क्वायर है, तो D1 का मान है 2 मीटर, तो 2 × 2 लिख दिए, 2 × 2 लिख दिए, बराबर R2 स्क्वायर है, तो R2 का मान क्या लिख दिए, तो 5/2 इंटू 5/2, 2 बार लिख दिए। फिर इसके बाद जो है से क्या लिख दिए 5/2 इंटू 5/2 हो गया, इंटू T2। तो T2 का मान तो निकालना है, तो T2 का मान जो कहते हैं छोड़ दिए, इंटू P2। तो P2 का मान लिख दिए 100 कैंडला। तो देखिए यहाँ R2 स्क्वायर है, तो R2 का मान क्या ले लेंगे 5/2 गुने 5/2, तो ऐसे लिख देते हैं 5 × 5, अब बाई लिख देते हैं 2 × 2। फिर इसके बाद आइए T2 है, तो T2 का मान तो हमको निकालना है, तो T2 लिख दिए जो कहते हो, इंटू P2 है, तो P2 का मान हम क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे, तो 100 लिख दिए। अब इसके बाद आइए, इसके बाद D2 स्क्वायर है, तो D2 का मान तो दिए हुए है, तो 4 × क्या 4। अब आइए, तो देखिए 5 5 है, 5 5 कट गया। इसके बाद जो है से क्या काट दें 1 0 1 0 आई पूरा 100 कट गया उससे। अब इसके बाद आइए, ये 2 है, ये 2 आपको दिए हुए था, आई भी 2 2 जो है से कट गया, तो 4 चौका 16 और 16 × 5 80, यानी कि T2 बराबर क्या आ जाएगा, T2 का मतलब है कि T2 बराबर 80 सेकंड था ना, T2 बराबर 80 सेकंड आ जाएगा। यही जो है सही फ़ोटो खींचने के लिए जो है से 80 सेकंड का टाइम लगेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फोटोग्राफी के कैमरा में जो शटर होता है उसका कार्य क्या है। तो जैसे मान लिया कि दुकान का आप शटर देखते हैं, तो फोटोग्राफी के कैमरा का शटर जो है तो वह क्या है टाइम को कंट्रोल करता है। तो देखिए समय नियंत्रित करता है, समय नियंत्रित करता है, यानी कि टू कंट्रोल द टाइम टेकन, यानी टाइम को कंट्रोल करता है। फ़ोटो खींचने के समय में जो है से उसके समय को कंट्रोल करता है कौन, तो शटर करता है। डायफ्राम क्या करता है, तो डायफ्राम का मतलब तो ये होल ही बतेबे किए थे,
तो यह जो है से क्या प्रकाश की मात्रा को जो है से कंट्रोल करता है। जो कैमरा में प्रकाश प्रवेश करता है उसके क्वांटिटी ऑफ लाइट जो है उसको क्या करता है, यह कंट्रोल करता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल हम लिख दे रहे हैं कि प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसके बाद जो है से इसका हम जो थ्योरी दिए उसको ठीक से रखिए, और इस जो है से बना दिए हम, और जो है से इसके बाद आगे बता रहे हैं। यहाँ पर जो है से क्या है कि एक लेंस है, और इस लेंस का अपवर्तनांक जो है से μ2, और इस लेंस को μ1 माध्यम वाले किसी अपवर्तनांक वाले किसी द्रव में, या कुछ भी कहिए, μ1 माध्यम की अपवर्तनांक है, और उसमें जो है से μ2 अपवर्तनांक वाले लेंस को डुबाया गया है। तो इसके बाद देखिए μ1 लिख दिए हैं माध्यम का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, एंड μ2 का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और μ1 जो है से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, यानी माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे मान लिया कि कोई लेंस है, किसी लेंस को आप हवा में रखे हुए हैं, तो लेंस हो गया, तो लेंस का अपवर्तनांक जो कांच है उसका अपवर्तनांक, हवा में रखे हुए हैं तो यह माध्यम हो गया, ये माध्यम का अपवर्तनांक। तो उसी तरह से है, तो μ2 का मतलब लेंस हो गया, लेंस का अपवर्तनांक, μ1 का माध्यम मतलब हो गया कि माध्यम का अपवर्तनांक। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि μ2 को μ1 में डुबाया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं कि μ1 इज लेस देन, 3 ठो केस लाए हैं, पहला केस है, दूसरा केस है, तीसरा केस है, कि μ1 इज लेस देन μ2, यानी माध्यम का अपवर्तनांक जो है से लेंस के अपवर्तनांक से कम है। तो अगर मान लिया कि लेंस को किसी ऐसे माध्यम में हम डुबाए हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है, तब जो है से डुबाने के बाद क्या होगा, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगा, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाता है, तो P बराबर पावर बराबर होता है, पावर ऑफ द लेंस होता है P बराबर 1/f। तो जब f बढ़ रहा है तो क्लियर है कि P क्या होगा, घटेगा, यानी पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो मान लिया इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में हम डुबाते हैं जिस माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है, तब क्या होगा। तो लेंस का फोकस दूरी जो है से बढ़ जाएगा और उसका पावर जो है से घट जाएगा। अब इसके बाद लेंस की प्रकृति यानी नेचर ऑफ द लेंस क्या होगा, यानी मान लिया कि उत्तल लेंस के डुबाए हैं तो क्या उत्तल ही रहेगा, या अवतल में बदल जाएगा, या समतल में बदल जाएगा, या और क्या होगा, उसके बारे में बताना है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिख दिए हैं कि लेंस की प्रकृति यानी नेचर ऑफ द लेंस, तो नो चेंज, यानी कि लेंस की प्रकृति में कोई अंतर नहीं आएगा। अगर उत्तल लेंस के डुबाए हैं तो उतले लेंस रहेगा, अगर अवतल लेंस के डुबाए हैं तो अवतल ही लेंस रहेगा। ऐसा कब होगा, जब μ1 इज लेस देन μ2 है, μ1 इज लेस देन μ2 है, इसका मतलब है कि माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है। तो इस स्थिति में आपको याद रखना है कि ऐसा करने पर लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगा, लेंस का पावर घट जाएगा, लेंस का नेचर नो चेंज, यानी लेंस के नेचर में प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर उत्तल लेंस है तो उतले लेंस रहेगा, अवतल लेंस है तो अवतले लेंस रहेगा। तो देखिए यह जो है से क्वेश्चन आपका पूछ दिया, क्वेश्चन यह बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसी लेंस को पानी में अगर हम डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो देखिए पानी है तो पानी का अपवर्तनांक जो है हम पढ़ाए थे, तो चैप्टर में जो पढ़ाए हुए हैं, तो जहाँ पर पढ़ाए हुए हैं जिस वीडियो में, तो उसमें जो है से अपवर्तनांक बहुत सारे लिखे हुए हैं। तो अपवर्तनांक देखिए, तो पानी का अपवर्तनांक होता है क्या, 4/3, 1.33, और कांच माने लेंस कांच के समझिए तो उसका अपवर्तनांक 3/2 होता है, यानी 1.5 होता है। तो कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा हो गया यानी लेंस का अपवर्तनांक ज़्यादा हो गया, अब पानी का अपवर्तनांक यानी माध्यम का अपवर्तनांक कम हो गया।
तो उसमें डुबाने पर एफ बढ़ जाता है, तो इसलिए क्या हो गया, पानी में लेंस डुबाने पर एफ क्या हो जाएगा, एफ बढ़ जाता है। तो यह जो है से क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको ध्यान रखिए। अब देखिए दूसरा केस लिख रहे हैं कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2, यानी माध्यम का अपवर्तनांक जो है से लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा है। लेंस को किसी ऐसे माध्यम में हम डुबाने जा रहे हैं जिस माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा है, तो उस स्थिति में क्या होगा उसके बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो उसका भी एफ जो है से बढ़ जाता है, और ये P बराबर 1/f होता है, तो इसका मतलब P घट जाता है। तो इसका जो है, और लेंस का नेचर क्या होता है, तो लेंस का नेचर चेंज कर जाता है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने लायक बात है कि लेंस का नेचर क्या है, चेंज कर जाता है। तो लेंस का नेचर आपका चेंज कर गया, यानी उत्तल लेंस को अगर डुबाइएगा तो अवतल बन जाएगा, अवतल लेंस को डुबाइएगा तो उत्तल बन जाएगा। तो यह क्वेश्चन जो है से बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है। तो देखिए पानी में हवा का बुलबुला जो है से अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। बुलबुला ऐसे है तो बुलबुला तो ऐसे उठा हुआ है, तो जब उठा हुआ है तो उसको तो उत्तल लेंस चाह रहा था, लेकिन बुलबुला अगर पानी में हवा का बुलबुला जो है से अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। इसलिए कि यहाँ पर लेंस को समझिए कि बुलबुला लेंस है, तो हवा का अपवर्तनांक हो गया करीब करीब 1 माने 1 मान के चलिए, और इसके बाद पानी, तो पानी का अपवर्तनांक हो गया 4/3 यानी 1.33 आ गया। यानी कहने का मतलब है कि माध्यम का अपवर्तनांक यानी पानी का अपवर्तनांक जो है से लेंस के अपवर्तनांक से हवा से ज्यादा हो गया। लेंस तो हवा के बन गया, बुलबुला है तो इसका मतलब हवा के बना हुआ है। तो इसलिए जो है से लेंस का नेचर बदल गया, यानी पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन, तो यह अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। उसी तरह से एक और उदाहरण दे दिए है यहाँ पर, देखिए इसी का उदाहरण यहाँ कि हवा में हाइड्रोजन से भरा बैलून अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अगर कोई बैलून जो है से हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ है तो वह हवा में, तो वास्तव में बैलून है तो ऐसे उठा हुआ है तो उत्तल लेंस चाह रहा था, लेकिन अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अब आइए तीसरा केस पर, μ1 इक्वल टू μ2, यानी किसी लेंस को ऐसे माध्यम में हम डुबाए हैं जिस माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, यानी दोनों का अपवर्तनांक सेम है। तो उस स्थिति में एफ जो है फोकस दूरी अनंत हो जाएगा, पावर 1/अनंत तक 0 हो जाएगा। लेंस जो है से समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा, समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा। इसके बाद लेंस जो है जब डुबाइएगा तो लेंस जो है से उस माध्यम में अदृश्य यानी इनविजिबल हो जाएगा, यानी लेंस दिखाई नहीं देगा। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा जो है से कोई माध्यम बताइए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है। तो देखिए कांच का अपवर्तनांक क्या होता है 3/2 1.5, और इसके बाद तारपीन का तेल या जैतून के तेल का अपवर्तनांक भी इतना ही होता है। तो अगर कांच के लेंस को तारपीन या जैतून के तेल में डुबा दिया जाए तो लेंस जो है से अदृश्य हो जाएगा, और उसकी फोकस दूरी जो है से अनंत हो जाएगा, उसका पावर जो है से 0 हो जाएगा, और वह लेंस जो है से समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा। अब इसके बाद जो है से यहाँ पर आइए, देखिए यह जो है से लेंस है तो इसका अपवर्तनांक μ2 है, आप μ1 माध्यम में डुबाए हैं। मान लिया कि इस साइड जो है इस पोर्शन का क्या है वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, और दूसरे साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या जो है CR2 है। तो एक लेंस मेकर फार्मूला है जो 12 में वास्तव में ऐसे है, तो 1/f बराबर μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। इसको जो है से ध्यान रखिएगा। μ2 का मतलब आपको समझना है लेंस का अपवर्तनांक, μ1 का मतलब समझना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, r1 का मतलब समझना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट पोर्शन, माने इस पोर्शन का रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, और r2 का मतलब समझना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकंड पोर्शन यानी सेकंड पोर्शन का रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर देखिए कटिंग ऑफ द लेंस बता रहे हैं। मान लिया कि कोई लेंस है, इसको जो है से लंबाई के अनुदिश इस तरह से काट दिए, तब ऐसे आ गया।
तो अगर इसका फोकस दूरी एफ था तो इस कटिंग पार्ट का फोकस दूरी जो है से 2f हो जाएगा। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, यह भी जो है से पूछा हुआ है। देखिए टिक कर दिए। अगर मान लिया कि लेंस है, इसकी फोकस दूरी f है, इसको चौड़ाई के अनुदिश जो है से काट दिए। मान लिया कोई जरूरी नहीं है कि आधा ही काटे, कितना हम काट सकते हैं। तो मान लिया कि चौड़ाई के अनुदिश इसको काट दिए, तो इस कटिंग पार्ट का फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो इसका एफ था तो इसका भी क्या रहेगा, एफ ही रहेगा। अब आइए एक तीसरे चीज पर चर्चा कर रहे हैं कि प्रतिबिंब की संख्या। अगर कोई लेंस है तो देखिए पूरे जो है से एक ही प्रकार के, एक ही टाइप के ग्लास से बना हुआ है। देखिए म्यू लिख दिए हैं, तो यह जो है से किसी वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनाएगा, तो यह किसी वस्तु का जो है से एक प्रतिबिंब बनाएगा। यह देखिए 2 टाइप के ग्लास से बना हुआ है, तो यह 2 प्रतिबिंब बनाएगा। यह देखिए, तो चूंकि यहाँ अगर वस्तु हम रखेंगे तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगा, तो ये अपना साइड से एक प्रतिबिंब बना देगा, ये अपना टाइप से एक प्रतिबिंब बना देगा, तो 2 प्रतिबिंब हो जाएगा। अब देखिए ये भी लेंस जो है से 2 टाइप के कांच से बना हुआ है, लेकिन इधर इतना पोर्शन जो है से μ1 है, इतना पोर्शन μ2। तो इधर अगर कोई वस्तु हम रखते हैं तो किसी वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो उस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण को जो है से यह μ1 माध्यम जो है से अपना हिसाब से बेंड कर करके, यानी अपना हिसाब से जो है से μ2 में भेजेगा, μ2 जो है से इधर प्रतिबिंब बनाएगा, तो प्रतिबिंब की संख्या 1 हो जाएगा। लेकिन इसमें μ1 μ2 था तो प्रतिबिंब की संख्या 2 तो इसलिए हो गया था क्योंकि एक प्रकाश की किरण इसमें चला होगा, तो ये अपना हिसाब से एक प्रतिबिंब बना दिया होगा, एक यह जो है से अपना हिसाब से प्रतिबिंब बना दिया होगा, इसलिए प्रतिबिंब की संख्या जो है से 2 हो गया। लेकिन देखिए इसमें जो है से ऐसे है तो प्रतिबिंब की संख्या 1 होगा, इसलिए कि प्रकाश की किरण जब भी चलेगा तो क्या है, यह जो है से पूरा पोर्शन में जो है μ1 है तो पूरा कवर किए हुए, तो ये अपना हिसाब से प्रकाश की किरण को μ2 में भेजेगा और μ2 जो है उसे अपने हिसाब से एक प्रतिबिंब बना देगा। अब देखिए ऐसे, तो देखिए μ1 है, μ2 है, μ3 है, μ4 है, तो इसमें 2 प्रतिबिंब बनेगा। μ1 अपने हिसाब से इधर भेजेगा, μ2 अपने हिसाब से इधर भेजेगा, ये दोनों जो है से 2 प्रतिबिंब बना देगा। अगर ऐसे है तो इस स्थिति में जो है से एक प्रतिबिंब बनेगा। क्यों? क्योंकि μ1 μ2 में भेजेगा, ये बीच वाला μ2 है, और μ2 μ3 में भेजेगा, ये अपने हिसाब से एक प्रतिबिंब बना देगा। इस तरह से है। अब देखिए, अब हम इंटरफेरेंस की चर्चा कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी व्यतिकरण। तो व्यतिकरण के लिए सबसे पहले शर्त कहेगा, तो व्यतिकरण के लिए शर्त क्या है, तो व्यतिकरण में जो है से प्रकाश की आवृत्ति को जो है से लगभग समान होना चाहिए, तरंग दैर्घ्य लगभग समान होना चाहिए, इसलिए आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य को लिख दिए हैं कि सेम होना चाहिए। कालांतर यानी फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, यानी अचर होना चाहिए। तो देखिए यह जो है से व्यतिकरण 2 प्रकार का होता है, एक समपोषी व्यतिकरण होता है या रचनात्मक व्यतिकरण, इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। जब शीर्ष से मिलता है या गर्त से मिलता है तो परिणामी जो प्रकाश पैदा होता है तो उसका तीव्रता जो है, तो उसके तीव्रता क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, जिसको समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। उसमें पथांतर पूछा जाता है, तो पथांतर λ/2 का समगुणज होता है, यानी 2n × λ/2, 2 कट जाएगा, इसको n λ भी कह सकते हैं। और कालांतर पाई का समगुणज होता है, यानी 2n पाई होता है। और एक जो व्यतिकरण होता है वह होता है विनाशी व्यतिकरण, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का निर्माण कब होता है, जब शीर्ष से मिलता है या गर्त से मिलता है, तो उस टाइम में जो है से विनाशी व्यतिकरण की रचना होता है। पथांतर 2n + 1 × λ/2, यानी λ/2 का विषम गुणज होता है। और कालांतर जो है से 2n + 1 × पाई है, यानी पाई का जो है से विषम गुणज होता है। तो इस तरह से जो है, अब मान लिया कि ऐसा क्वेश्चन इस तरह का मान लिया कि रहेगा, आप देखिए इसको जो है से आप लोग नोट कर लीजिए और नोट कीजिए, तो इसके बाद जो है से और कुछ चर्चा हम कर रहे हैं। कालांतर बराबर कालांतर पथांतर अभी बता रहे थे,
तो कालांतर का मतलब हो गया आपका फेज डिफरेंस, और पथांतर का मतलब हो गया क्या, पथांतर का मतलब हो गया पाथ डिफरेंस। पाथ माने रास्ता, पाथ डिफरेंस, इस तरह से हो गया इसका मतलब। तो देखिए कालांतर बराबर होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, यानी कि हाई बराबर क्या लिख दिए हैं 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है से पूछा हुआ है कि अभी कालांतर मान लिया 4 सेंटीमीटर है, और जो लाइट अप्लाई किया गया उसका तरंग दैर्घ्य जो है से 8 सेंटीमीटर है। तो इसके बाद कह दिया कि पथ कालांतर क्या होगा। अब पथांतर इतना दिया था तो फार्मूला पर लाइए, इतना बराबर क्या हो जाएगा 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो 2π/λ, तो लैम्डा के मान दे दीजिए, तो लैम्डा का मान 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर हो गया। इंटू ई क्या है, डेल्टा एक्स है क्या, 4 है, 4 सेंटीमीटर है। तो 4 दूनी क्या हो गया 8 है, 2 2 कट गया। तो इसका मतलब क्या आ गया पाई रेडियन। पाई क्या आ गया, पाई रेडियन में आंसर दीजिएगा। पाई रेडियन का मतलब क्या 180 डिग्री। तो यह जो है से आंसर हो गया। अब देखिए कि व्यतिकरण में जो हम बता रहे थे, तो मान लिया कि कोई प्रकाश जो है, एक प्रकाश का आयाम जो है, ए का मतलब एम्पलीट्यूड, आयाम, आई का मतलब जो है से प्रकाश की तीव्रता को आपको समझना है। तो व्यतिकरण वाला में हम बता रहे हैं, व्यतिकरण वाली घटना में बता रहे हैं कि मान लिया कि एक प्रकाश है तो उसका आयाम A1 है, और एक जो दूसरा प्रकाश है उसका आयाम A2 है। पहला जो प्रकाश है उसका तीव्रता जो है से I1 है, और जो दूसरा प्रकाश है उसकी तीव्रता जो है CI2 है। और दोनों प्रकाश का क्या होता है कि सुपरिम्पोज करता है, यानी कि दोनों का क्या होता है, दोनों का अध्यारोपण होता है। हिंदी में अध्यारोपण उसको कहते हैं, यानी एक दूसरे से मिलन होता है। तो एक दूसरे के मिलन होने से जो व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होगा, तो उसमें जो है से जो रिजल्टेंट प्रकाश होगा, तो रिजल्टेंट प्रकाश के आयाम कैसे बदलेगा और उसकी तीव्रता जो है से कैसे बदलेगा। तो देखिए एक फार्मूला दे दिया है कि मान लिया कि पहला और दूसरा दोनों प्रकाश जो है से एक दूसरे से मिल रहा है, तो परिणामी जो प्रकाश पैदा हो रहा है उसकी तीव्रता कैसे चेंज करेगा और उसका आयाम कैसे चेंज करेगा। तो देखिए परिणामी का हम, परिणामी जो प्रकाश हुआ उसके आयाम को हम ए कह रहे हैं। तो ए कह रहे हैं, तो ए बराबर ए स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर जोड़ A2 स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू A2 cos थीटा। ए मैक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए मैक्स बराबर A1 प्लस A2, ए मैक्स हो जाएगा। ए मीन बराबर क्या आ जाएगा, तो ए मीन बराबर A1 माइनस A2, A1 माइनस क्या आ जाएगा A2 आ जाएगा। और इसके बाद देखिए क्या होता है कि प्रकाश, देखिए ए स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू A2 cos थीटा है। तो ए मैक्स बराबर A1 प्लस A2 है, ए मीन बराबर A1 माइनस A2। और प्रकाश की तीव्रता जो है से आयाम के वर्ग का समानुपाती होता है, आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर आ गया। और फिर इसके बाद जो है से देखिए इसी से ही बना दिए हैं। अगर मान लिया कि इसको तीव्रता के रूप में लिखेंगे तो आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 का अंडर रूट है cos थीटा, और आई मैक्स बराबर आ जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का दी होल स्क्वायर, और आई मीन बराबर आ जाएगा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का दी होल स्क्वायर। ए का मतलब आपको समझना है कि एम्पलीट्यूड है, आयाम है, और आई का मतलब क्या है, इंटेंसिटी है। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है से कर रहे हैं कि I1/I2 माने पहला प्रकाश और दूसरे प्रकाश के तीव्रता का अनुपात 3:4 है, तो A1/A2 का मान बताना है, Amax/Amin का मान बताना है, Imax/Imin का मान बताना है। तो देखिए मान लिया कि Imax/Imin बताइएगा, Imax Imin बताइएगा, Imin। तो यह जो है से आपको निकाल लेना पड़ेगा। यहाँ पर दूसरा दे देते हैं 9/4 दे देते हैं ताकि आप को सहूलियत होगा बनाने में। तो Imax/Imin, तो देखिए Imax/Imin है, तो Imax बराबर क्या है अंडर रूट I1 अब प्लस क्या है अंडर रूट I2, इसका है दी होल स्क्वायर, अब बटे क्या है अंडर रूट I1
माइनस अंडर रूट I2 और इसका जो है से दी होल स्क्वायर है। तो बैठा दीजिए अंडर रूट I1, तो I1 का मतलब 9 समझिए, तो अंडर रूट 9 अब प्लस अंडर रूट 4 अब बटे क्या है अंडर रूट 9 अब माइनस अंडर रूट 4 दी होल स्क्वायर दोनों का है, तो एक के बार दी होल स्क्वायर लिख दिया। तो वास्तव में ये क्या आ जाएगा, ये 3I2 आ जाएगा 5 आ जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा ये 3 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका दी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 25/1। तो यही जो है से क्या आ गया, आंसर आ गया। आई मैक्स बटे आई मीन का मान निकल गया। और मान लिया कि ए मैक्स बटे ए मीन बताना है, तो ए मैक्स बटे ए मीन बताना है तो वो कैसे बताइएगा, A1 बटे A2 मान लिया बताना है। तो आइए यहाँ पर आइए, A1/A2 बताना है। तो हम क्या जानते हैं कि I प्रोपोर्शनल A², तो A प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा अंडर रूट I। इसका मतलब आ जाएगा यहाँ से A प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा अंडर रूट I आएगा कि नहीं। जब A² बराबर I है तो A बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट I, तो अंडर रूट I। तो देखिए A1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1 का मतलब है कि अंडर रूट I1 अब बटा क्या I अंडर रूट I2, चूँकि A प्रोपोर्शनल अंडर रूट I आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 9 है ये 4 है, तो ये अंडर रूट तो ये क्या आ गया 3/2। तो यह आंसर आपका आ गया, A1/A2 निकल गया। और मान लिया कि ए मैक्स निकालना है, ए मैक्स बाई ए मीन, तो ए मैक्स बाई ए मीन निकालना है तो ये आ जाएगा क्या A1/A2 अब बाई A1 माइनस A2। देखिए ए मैक्स बराबर क्या लिखे हैं A1 + A2, ए मीन बराबर क्या लिखे हैं, ए मैक्स का मतलब हो गया कि आयाम मैक्सिमम आयाम यानी महत्तम आयाम, ए मीन का मतलब हो गया क्या कि न्यूनतम आयाम। तो देखिए A1 + A2 बटा A1 - A2, तो A1 देखिए A1 + A2, तो A1 + A2 आप निकाल चुके हैं। देखिए A1 3 है A2 क्या आ जाएगा 2, तो 3 + 2 अब बटा क्या आ जाएगा 3 - 2, तो ये आपको आ गया 5/1। तो यह आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से जो है से हम इसको बना सकते हैं। बहुत तरह का क्वेश्चन रहता है लेकिन सब क्वेश्चन जो है से इसी पर रहेगा और इसी पर आधारित जो है से बन जाता है। मान लिया कि एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि आकाश के नीला रंग का क्या कारण है, आकाश का नीला रंग, तो आकाश के नीला रंग का क्या कारण है प्रकीर्णन, ये पूछा जाता है, इसलिए जो है से इसको चर्चा कर दिए, ध्यान रखिएगा। मान लिया कि अब जो है से आपको पूछा जा रहा है तो ये आकाश के नीला रंग का कारण हो गया, और इसके बाद जो है से क्या है कि इसका तो कारण क्या है प्रकीर्णन कारण है, और ये व्यतिकरण जो है व्यतिकरण वाला जो है से ध्यान रखिएगा। मान लिया कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत कोई कह दिया, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत कौन दिया था, तो यह जो है से हाइगेंस दिया था, याद रखिएगा हाइगेंस दिया था प्रकाश का तरंग सिद्धांत। कणिका सिद्धांत कौन दिया था, कणिका सिद्धांत यानी प्रकाश एक कण होता है, तो यह जो है से इस सिद्धांत को कौन दिया था, तो इस सिद्धांत को न्यूटन दिया था। तो ये सभी याद रखिएगा। तो इस तरह से जो है से बहुत सा चीज़ बताया गया, सब ध्यान से रखिएगा। और इसके बाद जो है से वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। कभी भी वीडियो को 5 मिनट देख करके और फिर नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक आपको वीडियो पर बना रहना है, तभी आपको पूरा का पूरा चीज़ समझ में आएगा, आपका कंसेप्ट बनेगा। नहीं तो आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, और आप जो सोच रहे हैं वह जो है से चुनाने में आपको काफ़ी दिक्कत होगा, सिलेक्शन में दिक्कत आएगा। तो अगर सेलेक्ट होना है तो शुरू से अंत तक वीडियो पर बना रहना है, और आपको समझ जाना है कि हम वही सर पढ़ा रहे हैं जो काफ़ी जो है से मेरे बारे में आप जो है से जान चुके होंगे कि काफ़ी यहाँ का लड़का रिजल्ट देता है। तो हम वही हैं जो काफ़ी रिजल्ट जो है से देते हैं।
तो जब काफ़ी रिजल्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्रत्येक चीज़ को बारीकी से जो है से क्या करना है कि बारीकी से देखना है, शुरू से अंत तक वीडियो पर बना रहना है, कोई भी चीज़ को मिस नहीं करना है। और परीक्षा होते होते जो है से सारा चीज़ हम बता देंगे, कैसे आंसर देना है ये भी बताएंगे कि पहले फिजिक्स बनाना है या केमिस्ट्री बनाना है या मैथ बनाना है, किस हिसाब से बनाना है, सारे चीज़ के बारे में हम डिटेल्स से जो है बताएंगे। और सबको आपको देखना है, प्रत्येक वीडियो को देखना है और बार बार देखना है। रोज़ रूटीन बना लेना है कि आज फलना वीडियो को पूरा फुल देखेंगे, कल जो है से दूसरा देखेंगे, परसों दूसरा देखेंगे। इस तरह से जो है से पूरा वीडियो को जो है से शुरू से अंत तक देखना है और डेली जो है से कुछ न कुछ जो है से वीडियो को देखना है। डेली इस तरह से आपका रिपीट होगा तभी आप जो है सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। और इसी के साथ जो है से आज मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं। धन्यवाद।